हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 19 दिसंबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है कि कब किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसका एग्ज़ाम 8 जनवरी 2025 को आयोजित की गई है। फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा आयोजित हुआ है। तो जब से ये एग्ज़ाम डेट आई है तब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों के मन में थोड़ा घबराहट, बेचैनी हो रही कि किस तरीके से तैयारी की जाए, कहाँ से स्ट्रेटजी मिल जाए कि कैसे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं एग्ज़ाम में। जो भी ये 10-15 दिन शेष बचे हैं, 20 दिन, उसमें हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमें एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो वो कंप्लीट हमको सॉल्यूशन मिल सके। तो इसी के लिए हम 15 दिन की सही रणनीति क्या हो सकती है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप इसे देखिए, समझिए, जो इसमें अदर्स आपके अनुसार इम्प्लीमेंट हो सके उसे आप खुद भी इम्प्लीमेंट करिए, इसके बाद इसे लागू कीजिए। तो जैसा कि जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है उसके एनालिसिस पर ये डाटा पूरा तैयार किया गया, ये पूरी रणनीति बनाई गई है। तो आप इसे एक बार पूरा देखें, इसके बाद यह भी देखें कि आपके अनुसार इसमें क्या चेंज होना चाहिए और आपका किस विषय पे कमांड है, कौन सा काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, क्या आपको आगे करना है, ये सभी इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपके अब तक कोई रणनीति नहीं है और काफ़ी चीज़ें कंप्लीट भी नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा है, कुछ ज़्यादा विशेष रणनीति नहीं है, बहुत ही शॉर्ट रणनीति है कि जिसे आप इतने दिन के अंदर 15-20 दिन के अंदर में बहुत अच्छे से अपने जो भी सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए भी 15 दिन कम होता है, लेकिन 15 दिन में अगर आपको इफ़ेक्टिव पढ़ना है कि जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएं, तो उस हिसाब से ये रणनीति बनी है। आप इसे पूरा सिलेबस, पूरी कंपाइलेशन मत समझिएगा। तो हम देखेंगे कि किन किन विषयों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले स्थान पे हमने रखा है पिछले 3 वर्षों का प्रश्न पत्र हल करना। यानी पिछले 3 वर्ष का मतलब क्या हुआ, आपको 24 में जो भी पेपर हुआ है, इसके बाद 23 में, 22 में, 2022 से 24 तक का जो भी पेपर हुआ है उसका आप अच्छे से सॉल्यूशन देखिए, एनालाइज करिए। ये आपको दोनों प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। आपके फर्स्ट प्रश्न पत्र और हिंदी सेकंड प्रश्न पत्र दोनों के लिए ही आपको ये बेनिफिशियल है। दोनों के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, उससे संबंधित चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके आसपास के क्वेश्चन की भी आपको तैयारी होनी चाहिए। अगर आपके पास, जैसे मुझे ज़्यादातर नॉलेज यूथ पब्लिकेशन के विषय में है, तो यूथ पब्लिकेशन में जब आप देखेंगे PYQ जो भी दिया रहता है उसके नीचे उसके सॉल्यूशन में कई क्वेश्चन बताए गए रहते हैं। तो इस टाइप से आप उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास प्रश्न पत्र है तो आप उसे देखकर तैयार कीजिए। 3 वर्ष के प्रश्न पत्र आपको स्पेशली पढ़ने हैं, पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं जैसा प्रीवियस में पूछा गया रहता है। कुछ क्वेश्चन उससे रिलेट करके पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन करने में आसानी देता है। अगर आपको नॉलेज होता है तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो पहली हमारी जो टिप्स है वो है आपके लिए कि पिछले 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना। अभी आप मॉक टेस्ट अदर चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी आप, अगर आपने कर लिया है ये प्रश्न पत्र हल, तो भी आप इसे रिवाइज कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे कंप्लीट करिए। इसके बाद सेकंड टिप्स है यूनिट फर्स्ट, जिसे हम लगभग इग्नोर करते हैं। यूनिट फर्स्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। भाषा विज्ञान को बहुत अच्छे से देख कर चलना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसमें 4-4 घंटे 2 दिन देंगे तब भी आपका काफ़ी हद तक भाषा विज्ञान आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आप इसे 2 दिन दीजिए और भाषा विज्ञान को अपने मजबूत कीजिए। भाषा विज्ञान में
जैसे आपको देखना है कि बोली क्या है, भाषा क्या है, किन किन जैसे किन किन जगहों पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है, और संविधान में राजभाषा की क्या स्थिति है, क्या संवैधानिक इसकी स्थिति है, और किस अनुच्छेद में है भाषा, हमारा जो राजभाषा हिंदी है वो किस अनुच्छेद में है, जो भी अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड, जो भी भाग है उससे रिलेटेड, जो भी संशोधन है उससे रिलेटेड, वो सभी आपको देखना है। तो ये रही हमारी भाषा विज्ञान की बात। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, 3rd नंबर पे आपका यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास नोट्स हो तो आप उसे रिवीजन ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है करने के लिए तो आप किन किन टॉपिक को करेंगे ये हम इसमें लिख दिए हैं। जैसे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा क्या रही है, किसने क्या नाम दिया है, भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया है, आदि काल को क्या नाम सजेस्ट किया है, ये सभी आपको इसके थ्रू जानकारी हो जाएगी, और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ से सही कर लेंगे। दूसरा चीज़ है कवियों का कालक्रम, यानी आपको आदिकाल के कवियों के, कुछ कवियों के कालक्रम आपको याद रखने हैं, उनका समय याद रखना है। भक्ति काल के भी कुछ सिलेक्टेड कवि आप सिलेक्ट करके, जो कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, आप उन्हें ज़रूर, उनके जन्म समय को ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे कि अगर कालक्रम के हिसाब से प्रश्न आ जाए तो आप उसे भी हल कर लें। इसके बाद है रचनाकारों की पंक्ति। आपके पास जो भी गाइड होगी, ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों के पास गाइड ज़रूर होती है। तो अगर आपके पास गाइड है, चाहे आपके पास दृष्टि की गाइड है, चाहे आपके पास सरस्वती पांडे है, चाहे आपके पास अदर भी कोई गाइड हो, तो आप वहाँ से रचनाकारों की पंक्तियाँ ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले है रचनाकारों की पंक्तियाँ में आप आदिकाल से करेंगे, इसके बाद भक्ति काल से भी लेंगे और रीतिकाल से। कुछ रीतिकाल के कुछ कवि सिलेक्ट कर लीजिए, आप वहाँ से आप रीतिकाल का भी कर लीजिए। और भक्ति काल में जैसे आपको सूर्य, तुलसी और इसके अलावा मीराबाई, इन सभी का देखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में और क्या चीज़ देख सकते हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी पत्रकारिता, यानी किन किन लेखकों ने कौन कौन सा पत्र संपादित किया, इसके विषय में आप देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा, क्रम वाले प्रश्न भी यहाँ से आ जा रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका पुरस्कार एवं सम्मान, इससे रिलेटेड भी 1-2 प्रश्न जरूर आ जाता है। तो आपको इतनी चीज़ें करनी है हिंदी साहित्य के इतिहास में। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल जाकर नहीं पढ़ना कि आदिकाल आपने उठा लिया और शुक्ल से आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, या बच्चन सिंह से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, या उसकी पूरी थ्योरी पढ़ने लगे किसी गाइड से। तो अब समय उतना नहीं बचा है, तो अब आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है, स्मार्ट अप्रोच रखना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। तो अगर आप जितना मैं बता रही हूँ अगर आप उतना करेंगे तो निस्संदेह आपको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर होगा। तो धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए और एनालिसिस करिए कि क्या मैंने कहा है, क्या चीज़ें आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है, किन चीज़ों को आपने पहले से कंप्लीट किया है और किन चीज़ों को आपको कंप्लीट करना चाहिए, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो भाषा विज्ञान, जैसे कि यूनिट 1 में मैंने भाषा विज्ञान के विषय में बता दिया है कि क्या क्या आपको देखना है, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि आप यहाँ पर अलंकार देख लीजिए। यहाँ पर आप अलंकारों को देख लीजिए एक बार, क्योंकि आजकल के पैटर्न में अलंकारों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि नॉर्मल अलंकार आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, विशेष अलंकारों को पूछा जा रहा है। तो एक बार जब आप अलंकारों को देख लेंगे तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर उससे प्रश्न आता है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण में आप अलंकार और छंद, ये 2 चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अदर व्याकरण में आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, रस, छंद, ये सब मत पढ़ने लगिए, छंद में आप थोड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा अलंकार आप देखिए, संधि समास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये रहा थर्ड टिप्स। इसके अलावा अब हम देखेंगे फोर्थ क्या है। फोर्थ है भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब देखिए, भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप पूरा काव्य शास्त्र पढ़ने मत बैठ जाइएगा। आपको पूरा काव्य शास्त्र नहीं पढ़ना है। आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे आपको भारतीय काव्य शास्त्री कौन कौन हैं, उनके ग्रंथ कौन से हैं, उनका समय क्या है, और कुछ जैसे काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, किसने क्या कहा है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और सेम ऐसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में भी इतना ही आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से सूची मिलान करना, क्रम लगाना, ये सभी आ जाता है। आप इनसे कुछ एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो इम्पॉर्टेंट काव्य शास्त्री हैं उनका आप ग्रंथ देख लिए कि क्या उन्होंने रचना की है, क्या उनके ग्रंथ हैं, उनका समय क्या है, और उनसे संबंधित अगर कोई स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। बस काव्य शास्त्र में आपको इतना करना है। बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक लेकर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की अब टाइम नहीं है। अब आप उससे मत कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा भी नहीं जाता। ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भामा किस शताब्दी के हैं, या भामा का समय क्या है, भामा ने काव्य प्रयोजन पे क्या कहा है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि काव्य प्रयोजन भामा के अनुसार क्या है या फिर उद्भट के अनुसार क्या है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप अगर भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे तो इसे भी 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे। इसके बाद आपको 1-2 दिन और रिवाइज करने के लिए भी लगेगा, क्योंकि जब आप सन पढ़ेंगे किसी चीज़ का कालक्रम देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, तो आपको एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो काव्य शास्त्र में बस आपको इतना करना है। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है कि क्या क्या अरस्तु ने कहा, क्या प्लेटो की थी, क्या जो है ड्राइडन की थी। अब इसका समय नहीं है, अब उनकी पूरी डिटेलिंग नहीं पढ़नी है। अब आपको जो पढ़ना है वो मैंने बता दिया। इसके बाद है यूनिट 5, यूनिट ट्रिक 5 आपके लिए समझ लीजिए कि या टिप्स 5 समझ लीजिए कि टिप्स 5 में आपको यूनिट 5 से 10 तक, यूनिट 5 से 10 तक जो भी आपके सिलेबस में सीधा सिलेबस उठाइए और यूनिट 5 से 10 तक आप देखिए कि किन किन जो रचनाकार हैं उनकी कौन कौन सी रचनाओं के विषय में पूछा जा रहा, उसका प्रकाशन वर्ष आप देखिए। और इसके बाद जो रचनाकार आए हैं उनका कालक्रम देखिए। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, अगर आपने पहले से अपना शॉर्ट नोट्स बनाया हो या आपको कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जा रहे हैं तो आप उसे रिवाइज कीजिए। और कविता जो कि सबसे यूनिट 5 में कविताएं हैं, इसमें से आपको आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं हैं वो किस काव्य संग्रह में शामिल हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है इसे ध्यान रखना है, इसे भी याद कर लेना है। और किस किस रचनाकार की कौन कौन सी, किस किस कवि की कौन कौन सी कविता है ये याद रखना है। तो ये इतनी चीज़ें आपको कविता से, और यूनिट 10 तक हमने बता दिया कि आपको सभी तो ये रही बात कि जितने भी रचनाकार हैं उन सभी का कालक्रम, कि उनका जन्म समय क्या है ये आपको याद रखना है। और उनका जो रचना है उनसे संबंधित उसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये याद रखना है। ये इतनी चीज़ तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको करके ही जाना है। इसके बाद 6ठा नंबर का टिप्स है कि आप सभी रचनाओं की भूमिका, सभी रचनाओं की, आपको एक भी रचना ऐसा छोड़ना नहीं है जिसमें भूमिका दी हो तो आप उसे ना पढ़ें। आपको सभी रचनाओं की भूमिका पढ़ना है और विषय सूची को पढ़ना है। और यहाँ पर एक चीज़ और सम्मिलित कर लीजिए कि जो शुक्ल जी का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका आपको पढ़ना है। अगर आप वो कहीं से वीडियो के थ्रू देख सकते हैं तो आप वीडियो के थ्रू देख लीजिए, या इस चैनल पर आप आए हैं तो यहाँ भी शुक्ल की भूमिका कराई गई है, तो आप सिर्फ भूमिका
ना कि साहित्य पढ़ने बैठ जाइए। साहित्य नहीं पढ़ना अभी जब आप एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बाद शुक्ल का साहित्य पढ़िएगा। अभी आपको सिर्फ इनकी भूमिका देखनी है, क्योंकि भूमिका से लाइन टू लाइन प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए भूमिका आपके लिए मस्ट है पढ़ना। तो भूमिका आप शुक्ल की भूमिका पढ़ लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके अलावा जो भी आपके पास नाटक हैं, उपन्यास हैं, इनकी भूमिका पढ़ लीजिए। अन्य गद्य विधाओं में जैसे आपका आवारा मसीहा है, इसके अलावा आपके 2 यात्रा वृत्तांत हैं, अरे आयावर रहेगा याद, और जो है इसके बाद है आपका दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, प्रेमचंद की जो जीवनी है शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद घर में है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये सभी आपको अगर आपने इन सभी रचनाओं को पूरा पढ़ा है तो अति उत्तम है, पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनकी भूमिकाओं को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। इसकी विषय सूची देख लीजिए। जैसे आवारा मसीहा में विषय सूची इसकी आप देखेंगे तो ये 3 पर्वों में बटा है। तीनों पर्व में क्या क्या दिया है ये सब आपको याद रहेगा। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, आप इतनी मोटी पुस्तक को पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, या पढ़ भी सकते हैं तो उसमें तथ्य आपको याद नहीं रहेंगे, पर अगर आप विषय सूची उसकी अच्छे से देख लेंगे, उसे पढ़ लेंगे, तो निसंदेह आप उसमें से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 टिप्स जो आपके लिए हमारी तरफ से है और जो तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, आपके यूजीसी नेट के पेपर सेकंड हिंदी के लिए। अगर आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी कुछ टिप्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ इसके विषय में आपको क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, ये भी हमने सम्मिलित किया है कि सबसे पहली चीज़ है कि रिवीजन पर फोकस करें। जो भी आपके पास मटेरियल है, जो अब तक आपने पढ़ा है, उसे ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन पर फोकस ज़रूर करें। स्वयं के ऊपर विश्वास करें, अपने किसी फ्रेंड को देखकर कि हाँ उसका इतना तैयार है, या फिर वो उपन्यास के रिवीजन कर रहा है, या फिर वो निबंधों का रिवीजन कर रहा है, तो हम वही काम हम भी करना स्टार्ट कर दें। या कोई कहानी संग्रह पढ़ रहा है तो हम उस कहानी संग्रह को पढ़ने में अपना टाइम लगा दें। ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है, स्मार्ट रवैया अपना कर चलना है, जिससे इस 15 दिन में आप अच्छे से अपना सिलेबस कर सकें, जो इम्पॉर्टेंट है वो कर सकें। और अपने मटेरियल को बार बार बदले नहीं, अब बिल्कुल बदलने का टाइम नहीं है। आप कुछ चीज़ें चुनें, आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। जहाँ से आपको जो चीज़ें मिल रही कम टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब में नहीं चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो अगर आपको ब्रीफ में चीज़ें मिल रही कहीं से तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको 30 मिनट 35 मिनट में कुछ अच्छा डाटा मिल जा रहा तो उसे आप देखिए। लेकिन अगर आपके पास खुद का मटेरियल है, आज जितना मैंने बताया, अगर उसका आपके पास मटेरियल है तो आप अपने मटेरियल से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि PYQ को करना हल्के में मत लीजिए, इसे ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। उससे रिलेटेड ही आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। और जब आप PYQ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो कितना एनालिसिस करके बताया गया है। ऐसे ही मैंने कुछ भी उठाकर नहीं बोल दिया है, पहले मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया है, इसके बाद आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो निसंदेह आपका एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्रैक होगा। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप सभी को पहले से ही कांग्रेचुलेट, और एग्ज़ाम देने के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। तो वीडियो कैसी लगी, स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरीके से फर्स्ट पेपर की भी स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं फर्स्ट पेपर का भी अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बना सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।